हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट आवर तुम्हारा टॉपिक है डिस्कस अबाउट द आईएफएस रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? आईएफएस प्रोवाइड रूल्स फॉर हाउ कंपनी शुड अकाउंट फॉर द कॉस्ट इन्वॉल्वड इन फाइंडिंग एंड एवोल्यूटिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस, मिनरल, कोस्ट एंड मेटल एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या बोलता है कि आगे क्या लिखा है? इट अप्लाइज ओनली टू द अर्ली स्टेज एक्सप्लोरेशन एंड एवोल्यूशन, नॉट टू द डेवलपमेंट और प्रोडक्शन। अब ये देखो, ये क्या बोलता है कि भाई जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जैसे कि ऑयल, गैस, मिनरल, कोल, मेटल, अब ये तो आपको पता नहीं है कि भाई किसी पेड़ पे मतलब कि अपने पेड़ लगा दिया तो आपको कोयला मिलेगा, ऐसा तो नहीं है भाई। आपको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, ढूंढना पड़ता है। अब ढूंढते कहाँ हो? जमीनों में ढूंढते हो, अब जो उनके एरिया वहां ढूंढते हो, तो भाई आपको कैसे पता लगता है कि कौन से एरिया पे कोयला नीचे है? ठीक है, उसकी रिसर्च करते हो, उस पे मतलब टेस्ट करते हो उस जमीन पे। फिर आप उनको खुदाई के लिए कितने कितने गहराई नीचे होते हैं कोयले, गैस, ऐसे तो ना कि थोड़ा सा 2-3 फीट खोद दिया तो निकल गया, नहीं, कितना नीचे तक गहराई में खोदते हो, लेबर लगते हैं, पाइप लगती है, तो कितना खर्चा होता है। ठीक है, और बिना जाने की पता नहीं आगे कोयला निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, मतलब आगे नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगे कि नहीं, फिर भी आप पूरी कोशिश करते हो। तो भाई ये जो सब चीजें हैं, ये तो खर्चा ही है ना, कॉस्ट ही है ना। तो ये बोलता है कि भाई इन सब कॉस्टों को कैसे रिकॉर्ड करें। ठीक है, कंपनी के अकाउंट में। अब ये सब कॉस्टों को कैसे खर्च करें? भाई पैसा तो कंपनी ही लगा रही है ना, कंपनी के अकाउंट से ही जा रहा है ना। वो जो मशीन आ रही है, लेबर आ रही है, बात जाए वो नेचुरल रिसोर्सेज मिले ना मिले वो तो अलग बात है, बट वो जो आ रही है तो भाई उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा कि पैसा कहाँ गया, पैसा यहाँ लगाया हमने, वो रिकॉर्ड तो करना है। तो वही बोलता है कि जो आईएफआरएस 6 है वही रूल्स बताती है कि इन कॉस्टों को हम कैसे रिकॉर्ड करें। ठीक है, इसमें आगे भी लिखा था कि भाई ये जो कॉस्टेज है ना, ये सिर्फ अर्ली स्टेज पे ही अप्लाई होंगे, मतलब कि ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन एंड एवोल्यूशन करने वक्त ही अप्लाई होंगे, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करते वक्त के कॉस्टेज अप्लाई नहीं होंगे इसमें। मतलब कि देखो, आपने कोयला ढूंढना है, आपने कोयला ढूंढने के लिए मशीन लगाई, लेबर लगाए, सब कुछ किया, आपने गड्ढा खोदा, वो सारे खर्चे ऐड होंगे। अब आप उस कोयले को निकाले, आपने उस कोयले को साफ किया, आपने मतलब मान लो कि ट्रेन चलानी है, ट्रेन चलाने के लिए आपने उस कोयले को उसके अंदर डाला तो इंजन चल रहा है उससे। बोलता है कि भाई जब तक आप कोयला ढूंढ रहे थे ना, उसके लिए जो खर्चा लगाया वो इसमें ऐड होगा आईएफआरएस 6 के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो बोलता है कि ये वाला कॉस्ट हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जो कोयला आपने ट्रेन में लगाया और जिससे वो ट्रेन चल रही है, जिससे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, वो वाला हिस्सा ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज बोला कि अर्ली स्टेज वाला ऐड होगा, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन वाला ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे हमारे पास मीनिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ एक्टिविटी। ये क्या बोलता है? दीज एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल द वर्क अ कंपनी डज टू फाइंड अ नेचुरल रिसोर्स। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भाई वो सारे खर्चे जो आप एक नेचुरल रिसोर्स मतलब ऑयल, गैस, मेटल, कोयल, इस सबको ढूंढने के जितने खर्चे कर रहे हो, लेबर लगा रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो जमीन के ऊपर, पाइप्स लगा रहे हो, ठीक है, ये जितने खर्चे कर रहे हो वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। उसको हम एक्टिविटीज, मतलब एक्टिविटीज बोलो या खर्चे, वो सारे काम, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, तो उसको एक्सप्लोरेशन एंड एवोल्यूशन एक्टिविटीज बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जांपल मैंने पहले बोला, सर्चिंग फॉर मिनरल डिपॉजिट। भाई देखना भी तो पड़ेगा कि वहां जमीन पे सर्च करोगे। ठीक है, ड्रिलिंग वेल्स लगती है ना, गड्ढे खोदती हैं। सर्विंग द लैंड, मैंने पहले बोला रिसर्च करोगे, टेस्ट करोगे, भाई देखना भी तो है जमीन कैसे पता लगेगी। ठीक है, कैलकुलेटिंग सैंपल कलेक्ट करना, टेस्टिंग द अंडरग्राउंड एरिया, एवोल्यूट वेदर द रिसोर्सेज कमर्शियली यूजफुल। देखो ये कमर्शियली यूजफुल इसलिए बोला कि काफी बार ऐसा होता है कि आप ढूंढते तो जरूर हो, बट काफी बार हाथ में लगता है घंटा, ठुल्लू बाबा जी का ठुल्लू, मतलब निकलता है नहीं, क्योंकि आफ्टर उसी बात है, जरूरी नहीं कि आपने जो जमीन खोदी उसके अंदर निकले ही निकले कोयला और हीरे जवाहरात ही निकले ही निकले, नहीं निकलते हैं भाई। बार 2-3 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं लगता है। ठीक है, तो वो बोलता है कि भाई एवोल्यूट किया, बेहतर द रिसोर्सेज कमर्शियली यूजफुल हो ना हो, लेकिन हमने उसको किया है तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आईएफआरएस 6 टेल्स हाउ टू रिकॉर्ड दिस कॉस्टेज एंड हाउ टू प्रेजेंट देम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वही बोलता है कि भाई ये बताता है कि हमें ये कैसे कॉस्टेज को रिकॉर्ड करना चाहिए, कैसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना चाहिए, मतलब कहाँ डालना चाहिए कहाँ नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे आगे हमारे पास स्कोप क्या है? स्कोप में क्या बोलता है कि आईएफआरएस 6 अप्लाई ओनली फॉर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी एंड एवोल्यूशन एक्टिविटी। ये क्या बोलता है? जो आईएफआरएस 6 है ना, वो सिर्फ अप्लाई कहाँ करती है? एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज में एंड एवोल्यूशन एक्टिविटी में। अब देखो आपको ना थोड़ी कंफ्यूजन होगी, एक्सप्लोरेशन या एवोल्यूशन में। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे देखो एक होता है एक्सप्लोरेशन, मतलब वो हीरे हीरे होते हैं ना, हीरे, आपको एग्जांपल देती हूँ। हीरे वैसे मैंने कभी देखी नहीं उनकी ड्रिलिंग कैसे होती है, बट हीरे होते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि आप पहले हीरा ढूंढो। पहले हम जमीन, उनमें जमीन से ही निकलते हैं ना, पहले हम ढूंढते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, फिर उसको ऐसे मतलब वो थोड़े से ऐसे गंदे में निकलते हैं, मतलब ऐसे पत्थर टाइप में निकलते हैं वो हीरे, मतलब ऐसे देखने में लगता है यार ये तो पत्थर है, मिट्टी है। ठीक है, लेकिन आप जब उसको तराशते हो, साफ करते हो, बोलते नहीं हो हीरे जो जोहरी होते हैं वो ही से पहचान पाते हैं, तो वो तराशते हैं उसको, मतलब वो जो भी उनका प्रोसेस होता है उससे एकदम साफ उफ करते हैं, फिर वो एकदम चमक के हीरा बन जाता है, उनको शेप दे देते हैं। तो वो जो बच जाना है ना, उसको बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वो बोलते हैं जब आप ढूंढ रहे थे ना, जो आपको पत्थर मिला था ढूंढने पे, वो बोलते हैं वो हो जाता है एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, मतलब आपने ढूंढा। ठीक है, उसके बाद जब आपने उसको
जौहरी के पास ले गए, जब उसने तराशा, उसको सेक दिया, उसका जो भी प्रोसीजर है जिसकी वजह से उसे साफ करके उसे हीरे में पूरा कन्वर्ट कर दिया ना, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन एक्टिविटी। ठीक है, अब जब आप हीरा उसको बेचोगे या उस हीरे से आप कोई आगे की ज्वेलरी बनाओगे, तो वो जो स्टेप होगा ना, वो आपका डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के स्टेप में आएगा, वो वाला आपका कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ? ये जो ऊपर स्टेप मैंने फर्स्ट में बताया ना, ये वाला कि अर्ली स्टेज ऐड होगा, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन नहीं होगा। जब आपने हीरा लिया, हीरे हीरे को ढूंढा, तो वो हो गया आपका एक्सप्लोरेशन। जब आपने उसको तराशा, सब किया, वो हो गया एवोल्यूशन। लेकिन ये दो कोस्ट आपके वहां तक के जो कोस्ट लगेंगे ना, आपने इंक्लूड किया, वो सब इंक्लूड होंगे, लेकिन उसके बाद जब आपने उसके लिए उसको तोड़ा, उसको शेप दिया, उससे ज्वेलरी बनाई, वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, वो हो जाएगा डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के केसेस में। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई एक्सप्लोरेशन, एवोल्यूशन, अर्ली स्टेज में और प्रोडक्शन में, इस एग्जांपल से। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है, डज नॉट अप्लाई टू डेवलपमेंट ऑफ माइंस, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड, सेल ऑफ मिनरल्स। मैंने पहले ही बोला कि भाई कहाँ अप्लाई नहीं होंगे, कि भाई सेल करने में। वही होगा ना, जब हीरे को आप उसको बना के गहना बेचने के लिए ज्वेलरी बना रहे हो, तो उसके लिए अप्लाई नहीं होगा, वो ऐड नहीं होंगे कोर्सेज। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन ऑफ मिनरल, कोई मतलब उसके अपने कोयले को किसी और ही काम के लिए यूज, मतलब किसी काम की प्रोडक्शन के लिए यूज कर दिया, मतलब जिससे आपको पैसा आ रहा है तब के लिए वो अप्लाई नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए नहीं है। तो ये बोलता है 10 कम्स अंडर IS 38 60 36 के अंदर ये सब चीजें कवर है। अब बोलता है कि भाई रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एवोल्यूशन एसेट, ये बोलता है रिकॉग्नाइज मींस व्हेन शुड द कंपनी रिकॉर्ड एन एसेट, मतलब बोलता है कि कब इसे एज ए एसेट वो रिकॉर्ड करेगी। ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द IFRS 6 a company can recognize as an asset when it spent money for exploration and application before knowing whether the minerals will actually be found. This is an exception because normally asset must give probable future economic benefit, but IFRS 6 allow early recognition due to uncertainty in mining. देखो, आप जब भी रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, हमने पहले भी एंट्रीज पढ़ी हैं, तो आपको वहां पे क्या बोला जाता है कि भाई आप तब तक उसे तभी उसकी एंट्री करोगे, उस सेल की एंट्री करोगे, उस एसेट की एंट्री करोगे, उस प्रॉपर्टी एंट्री, जब आपके हाथ में वो आ जाएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये पैसा डूबेगा नहीं, ये आएगा ही आएगा, तब आप उस चीज को डालते हो। ठीक है, बट ये बोलता है कि भाई जो IFRS 6 है ना, वो बोलता है कि भाई आपने जो पैसा लगा दिया ना एक्सप्लोरेशन और एवोल्यूशन पे, उसको आप एसेट मान के उसको डाल दो। आपको पता भी नहीं है अभी कि वो एक्चुअल में मिनरल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, वो यूजफुल होगा भी आगे कि नहीं होगा, कि मतलब वो सच में हीरे की जगह आपने पत्थर ही ढूंढ लिए। तो वो बोलता है कि भाई बिना जाने ही आपने उसको एसेट मान लिया, बिकॉज क्यों, क्योंकि बोलता है ये एक एक्सपेक्शन है, एक्सपेक्शन दे दी गई है IFRS 6 में। क्योंकि देखो नॉर्मली जितने भी एसेट्स होते हैं ना, वो सब बेनिफिट देते हैं, लेकिन जो IFRS 6 बोलता है कि भाई आप अर्ली रिकॉग्नाइज कर लो, क्योंकि आपकी अनसर्टिनिटी होती है माइनिंग में, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि निकल भी जा सकता है और नहीं भी निकल सकता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन दे दी है, एक आपको कहीं छूट दे दी है कि चलो कोई नहीं, आप डाल सकते हो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल ऑफ कोस्ट दैट कैन बी रिकॉग्नाइज, कौन से कोर्सेज होते हैं, ड्रिलिंग कोस्ट मैंने पहले बोला जो गड्ढे खोदते हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे, आपने सर्वे किया है, टेक्निकल टेस्टिंग होगी, सैम्पलिंग, एक्सप्लोरिंग कोस्ट जो हमने ऊपर भी पढ़ चुके थे, ये सब चीजें आप कोर्सेज में रिकॉग्नाइज करते ऐड कर सकते हो। अब बोलता है कि मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एवोल्यूशन एसेस, अब कैसे आप मेजर करोगे, बोलता है मेजरमेंट मींस हाउ द कोस्ट इज कैलकुलेटेड। अब बोलता है इनिशियल मेजर एक्सप्लोरेशन एवोल्यूशन एसेट मस्ट बी रिकॉग्नाइज एट कोस्ट, कोस्ट पे रिकॉग्नाइज हो सकती है। ठीक है, जितने खर्चे हो उसी पे रिकॉग्नाइज होगी। ठीक है, अब उसी पे रिकॉग्नाइज होगी। अब बोलता है कि कौन से इंक्लूड्स द परचेज, जो एक्सप्लोरेशन राइट खरीदा, भाई ऐसा तो नहीं होता आपका दिल के आप गए जमीन पर गड्ढा खोदने लग गए, ऐसा नहीं होता ना भाई। आपको राइट लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट से बात करनी पड़ती है कि भाई हम यहाँ पे सर्च करने जा रहे हैं, हम यहाँ गड्ढा खोदेंगे, ऐसे तो ना जाकर आपका दिल करेगा तो किसी भी जमीन में जाकर गड्ढे खोद दोगे, ऐसा नहीं होता ना, तो राइट लगते हैं। तो बोलता है कि उस राइट को खरीद, उसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी। आप जमीन बर्बाद कर रहे हो वहां की, तो बोलता है कि भाई उसका पैसा, मिनरल वेस्टेज इक्विपमेंट लग रहे हैं उसको, सर्वे कॉस्ट लग रही है, ड्रिलिंग सैम्पलिंग ओवरहेड, ये सबको कॉस्टों का ऐड करके हो जाएगा। अब दूसरा क्या है कि सब्सिक्वेंट मेथड, वो बोलता है कि आफ्टर इनिशियल रिकॉग्नाइज कंपनी में यूज एदर कॉस्ट मेडल भी यूज कर सकता है, कॉस्ट मॉडल भी यूज करता है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी यूज कर सकता है। कॉस्ट मॉडल कैरिंग एट अ कॉस्ट लेस इंपेयरमेंट एंड रियली यूज्ड बिकॉज मार्केट वैल्यू इज अनसर्टन। ठीक है, अब देखो कॉस्ट मॉडल क्या होता है कि भाई जो कॉस्ट है ना, उसमें से आप इंपेयरमेंट जो लॉस होता है उसको लेस कर दो। ठीक है, इसमें। और एक रिवैल्यूएशन मॉडल होता है कि उसमें क्या करते हो कि आप ना जो मार्केट वैल्यू है ना, उसके बेसिस पे, मतलब जो आपकी कॉस्ट है उसमें से जो मार्केट वैल्यू ना, उसके बेसिस पे करते हो। बट ये क्या है, बहुत रियली केसेस है, इसीलिए हमने ऊपर यही कॉस्ट वाला देखा। आप बुक में देखोगे ना, तो उन्होंने सिर्फ ये कॉस्ट का ही मेथड लिखा, बिकॉज क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन मॉडल है बहुत रियली है। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू बहुत ही अनसर्टन होती है, तो बहुत रियली ही यूज होता है, इसलिए उन्होंने बुक में सिर्फ कॉस्ट मेथड लिखा। अगर आप चाहो तो सिर्फ ऊपर का ही कॉस्ट मेथड भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखो इम्पेयरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एवोल्यूशन एसेट। देखो अभी इम्पेयरमेंट तो हम पढ़ रहे थे, इम्पेयरमेंट का वर्ड क्या होता है, देखो मतलब क्या होता है ना, जब आपकी जो वैल्यू थी, जो आपको मिल रही थी, ठीक है, अचानक से उस वैल्यू में गिरावट आ जाना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख की, ठीक है,
अब उसको ऐसा था कि वो 1-2 साल तक आपको एक्चुअल में 12 लाख का या 13 लाख का मुनाफा दे रही थी। ठीक है, आप 10 लाख की खरीदी, आपने 10 लाख का डाला, उसकी प्रोडक्शन हो या उत्पादन हो, वो आपको 12-13 लाख तक का दे रही थी। ठीक है, अचानक से क्या हुआ कि मार्केट में चेंजेस आए या कोई भी रीजन, बहुत सारे रीजन, अचानक से वो 12-13 से सीधा 6-7-5 दिन लग गई, कितने की गिरावट, झटके से गिरावट आ गई। तो उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, एकदम झटके से गिरावट आ जाना, उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, और बोलते हैं कि इम्पेयरमेंट में चेकिंग चेकिंग वेदर द एसेट इज स्टिल वर्थ इट इज कैरिंग अमाउंट। वही बात होगी कि इम्पेयरमेंट का मतलब वही होगा, जब इसके पीछे लॉस हो जाओगे तो वो गिरावट वाली अमाउंट हो जाएगी। वही बोलते हैं इम्पेयरमेंट का मतलब वही होगा कि चेक करना कि एसेट स्टिल वर्थ है कि नहीं है। कि वही बात होगी कि भाई जब गिरावट आ गई, जहां 12 लाख का वो दे रही थी प्रोडक्शन, वो सीधा 6-5 लाख का दे रही है, किसी भी वजह से आए हो, तो आफ्टर सी बात है कि वो वर्थ इट नहीं है एसेट। अब वो जहां भाई वो बेकार हो गई, अब वो आपको इतना घाटा दे रही है, तो वही बात होगी कि भाई स्टिल करती है कि वर्थ इट, लेकिन वो थोड़ा सा इंग्लिश में घुमा के लिखा है। ठीक है, अब देखो अंडर IFRS 6 में क्या बोलता है कि एक्सप्लोरेशन एसेट मस्ट बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट व्हेन फैक्ट शो दैट द वैल्यू में बी रिड्यूस। ये कब हम टेस्ट करते हैं कि भाई जब हमें शो कर दिया कि जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है, बहुत जल्दी से गिर रही है। अब बोलता है इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, राइट टू एक्सप्लोर हैव एक्सपायर्ड। अब ये देखो ना, ये राइट, अब ये रीजन बता दी कि भाई क्यों इम्पेयरमेंट हो सकती है। कि भाई कौन से रीजन है, काफी बार ऐसा होता है ना कि हमें पहले से ही पता लग जाता है, तो वो हो गया। ठीक है, बोलता है कि राइट टू एक्सप्लोर हैव एक्सपायर्ड, जो आप एक्सप्लोर करे थे आपको पता लग गया कि वो तो एक्सपायर हो गया। ठीक है, नो मोर बजट टू कंटिन्यू, कंटिन्यू करने के लिए पैसा नहीं है। नो सक्सेस इन फाइंडिंग मिलर, रिसोर्सेज फाउंड बट नॉट कमर्शियली प्रॉफिटेबल। ये उन्होंने कॉमन कॉमन से लिख लिया, बट काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट में भी कोई चेंजेस आ गए। ये इन्होंने ना एक्सप्लोरेशन एंड एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, आप दूसरे चैप्टर करोगे तो उसमें भी इम्पेयरमेंट लॉस है, तो मैंने आपको उसके उनके बेसिस पे भी बता दिया कि भाई मार्केट में भी कुछ चेंजेस आते हैं, बट इन्होंने सिर्फ एक्सप्लोरेशन एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बताया कि इन वजह से इम्पेयरमेंट हो सकती है। ठीक है, अब बोलता है इफ इम्पेयर्ड द एसेट वैल्यू मस्ट बी रिटन डाउन एज एन एक्सपेंस, मतलब वो जो एज एक्सपेंस लिख दी जाएगी उस अमाउंट को। ठीक है, रिटर्न डाउन कर दिया जाएगा। अब डिस्क्लोजर आ गया कि भाई IFRS 6 रिक्वायर्ड कंपनी टू डिस्क्लोज क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी। कुछ इन्फॉर्मेशन में डिस्क्लोज करने की जरूरत है। पहली क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी यूज सच एज कॉस्ट मॉडल, टाइप ऑफ एक्सपेंस कैपिटलाइज। वही बोलते हैं कि भाई आपने कौन सा मेथड यूज किया, कॉस्ट मेथड यूज किया है, कि रेवल्यूशन मेथड यूज किया है, कौन से टाइप के एक्सपेंस थे। ठीक है, उसको आपको लिखना है। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एवोल्यूशन एसेट टोटल वैल्यू शो इन बैलेंस शीट। वही बात है कि आपको कितना पूरा खर्चा लगा है। ठीक है, नेचर ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन वर्क डन, ड्रिलिंग, सैंपलिंग एंड सर्विंग। ठीक है भाई, कौन सा आपने नेचर का एक्टिविटी परफॉर्म किया है, कि भाई ड्रिलिंग पे कितना खर्चा लगा, सैंपलिंग पे कितना खर्चा लगा, सर्विंग में कितना खर्चा लगा। ठीक है, एरिया वेयर द कंपनीज एक्सप्लोरेंट, देखना पड़ेगा ना भाई कहाँ पे मैंने एरिया पे गड्ढे खोदे हैं, आपने लिखना तो पड़ेगा मैंने उस एरिया पे गड्ढे खोदे हैं। ऐसे झूठ में थोड़ी लिख दूंगी मैं यहाँ बैठा मैंने अमेरिका में गड्ढे खोदे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो बोलते हैं कि भाई आपको साइट पे भी लिखना है कि कौन सी साइट पे आपने दिया है, एक बोलते हैं ना सबूत देना कि मैंने किया है एक्चुअल में, झूठ में नहीं। जैसे किसी का भी दिल करेगा लिख देगा भाई मैंने कितना खर्चा कर दिया। इम्पेयरमेंट लॉस इंक्लूडिंग रीजन एंड अमाउंट, भाई वही जो इम्पेयरमेंट लॉस आई है उसका रीजन क्या है, कितना घाटा हुआ। सिग्निफिकेंट जजमेंट मैनेजमेंट डिसीजन अबाउट रिकॉग्नाइजिंग मैनेजिंग दिस कॉस्ट। भाई अब लोगों मतलब जो कि मैनेजमेंट का क्या डिसीजन है इन कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, अब बोलते हैं एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में क्या बोलता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज एक्सप्लोरेशन इज हाईली अनसर्टन। भाई ये कहीं ना कहीं आपको देखो पहले से ही रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि जो एक्सप्लोरेशन अनसर्टन है आपको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में वो आपको बेनिफिट देगा कि नहीं देगा। रिड्यूस बर्डन ऑफ कंपनी बाय अलोइंग अर्ली कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बर्डन रिड्यूस करता है। मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर स्टैंडर्डाइज। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा अच्छे से स्टैंडर्डाइज हो जाती है। हेल्प इन्वेस्टर अंडरस्टैंड रिस्क इन द माइनिंग सेक्टर। ठीक है, इन्वेस्टर को रिस्क लेने में ज्यादा हेल्पफुल होता है। देखो अब ये जो ऊपर के 2 पॉइंट लिखे ना, ये मोस्टली यही पॉइंट आपको ऊपर के जो 2 है और ये भी आपको वही चीज बता रहे हैं कि भाई देखो जो एक्सप्लोरेशन है अनसर्टन है। ठीक है, अब देखो वो आपको फ्लेक्सिबल क्यों दे रहा है और रिड्यूस बर्डन क्यों कर रहा है। ठीक है, अब देखो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो आपको वो कॉस्ट को दर्ज करने की परमिशन दे रहे हैं। समझ रहे हो, जब आप बैलेंस शीट में कॉस्ट देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम तभी उस कॉस्ट को खर्चे को इन्वॉल्व करते हैं जब उससे हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जब हमें बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है तो हम उस कॉस्ट को दर्ज ही नहीं करते, तो हम उस कॉस्ट को कहीं से भी कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो आपने माइनिंग और ये सब किया, अगर वो अलाइन नहीं अलाउ, अगर वो बोल देंगे कि IFRS की अगर आपको कोयला मिलेगा तभी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे कि भाई आप सारा सर्चिंग वर्चिंग करोगे और पता लगा कोयला निकला ही नहीं, तो अब वो जो कॉस्ट है, वो जो पैसा है, वो कहाँ जाएगा, अब कहाँ से निकालोगे उसको, कहाँ से पूरा करोगे। और ऊपर से आपकी कंपनी आपकी बैलेंस शीट प्रॉफिट ज्यादा दिखा देगी क्योंकि आपने आधे कॉस्ट डाले ही नहीं।
तो इससे क्या होगा, इससे आपको टैक्स ज्यादा लग जाएगा, आप तो फंस गए। तो वही बोलता है कि भाई इस केसेस में हमने थोड़ी सी एक्सेप्शन दे दी कि आप पहले से कॉस्ट डालो, इससे क्या होगा कि आपका खर्चा बढ़ जाएगा, आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो आपका बर्डन होगा वो भी कम होगा, आपको रिस्क लेने में वो एक हिम्मत मिलेगी कि चलो कोई नहीं, हम तो कॉस्ट रिड्यूस कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा अच्छे से दिखेगा कि भाई यहाँ यहाँ पैसा खर्च हुआ है, इसलिए कंपनी थोड़ी घाटे में जा रही है, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है, टू मच फ्लेक्सिबिलिटी में रिड्यूस कंपेटिबिलिटी बिटवीन कंपनी, को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, कुछ ज्यादा छूट दे दी है, जिससे क्या है कि कंपेटिबिलिटी करना मुश्किल है कंपनियों के बीच में। देखो एक कोई कंपनी होगी जो एक ही बार में शायद निकाल देगी कोयला, कोई दो तीन कंपनी होगी जो दो तीन चार बार अटेम्प्ट करने के बाद पांचवी बार निकालेगी। तो अब देखो, अब जो पहली बार में निकाल रही उसका कॉस्ट कितना होगा, एक बार पड़ेगा। जिसने चार पांच बार निकाला, बेचारे ने मेहनत की, अब उसका कॉस्ट कितना पड़ गया। अब कैसे कंपेयर करोगे दोनों का। वही बोलते हैं ना कि भाई कोई एक इंसान है जिसने शायद दो अटेम्प्ट में पेपर क्लियर किया होगा, कोई एक है जिसने तीन अटेम्प्ट चार अटेम्प्ट में उतने नंबर लिए होंगे, तो आप कैसे कंपेयर कर लोगे। ये किसी ने एक बार में ही क्लियर कर दिया होगा तो उसने एक बार पढ़ा होगा, किसी ने दो तीन साल बाद क्लियर किया तो आफ्टर उसने दो तीन साल बाद कितनी बार उसको पढ़ा होगा, तो इसलिए उसके नंबर ज्यादा, तो कैसे आप नंबर कंपेयर कर लोगे, ठीक है। नॉट ऑल एक्सपेंस में रिजल्ट इन फाइंडिंग मिनरल्स, कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्सपेंस आप खर्च करो उसे मिनरल मिलेगा ही मिलेगा। रिक्वायर्ड जजमेंट विच में लीड टू इनकंसिस्टेंट रिपोर्टिंग, भाई इसमें जजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्टिंग को बायसनेस कर देती है, ठीक है। अब देखो समरी आ गई, आपको एक रिवीजन लिस्ट होते हैं, आईएफएस डील्स विद एक्सप्लोरेशन एवोल्यूशन कॉस्ट के लिए करती है। कंपनी कैन रिकॉग्नाइज दीज एसेट एज एसेट इवन बिफोर कंपनी मिनरल अवेलेबल, कि मतलब आपको कंफर्म भी नहीं कि आपको मिनरल मिलेगा नहीं, फिर भी आपने उसको एज अ संपत्ति रिकॉर्ड कर दिया। एसेट मेजरेड कॉस्ट इनिशियली, कॉस्ट पे ही ज्यादा से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। मस्ट टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट वैसे साइन ऑफ रिड्यूस इम्पेयरमेंट लॉस अगर हो रहा है आपको चांसेस ज्यादा, आपको रिटर्न डाउन कर देंगे। रिकॉर्ड डिस्क्लोजर अबाउट मेथड अमाउंट एक्टिविटी एंड इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। आप कोई भी मेथड है, कौन सा मेथड यूज करो, कितना अमाउंट खर्च हुआ है, कौन सी एक्टिविटी, उन सबको आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी कंक्लूजन और समरी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।